नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। रामनाथ कोविंद बने 14वें राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। सेंट्रल हॉल में भव्य कार्यक्रम, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियां हुई शामिल। राष्ट्रपति का संविधान की मूल भावना के साथ काम करने का वादा। विविधता को बताया देश की पहचान, सबको समान अवसर देने पर जोर। गेहूं आयात में सबसे बड़ा घोटाला, राज्यसभा में कृषि संकट पर चर्चा के दौरान विपक्ष का आरोप, सरकार ने दिलाया बेहतरी का भरोसा। सेना के पास गोला बारूद का भरपूर भंडार, सदस्यों की चिंताओं पर रक्षा मंत्री का जवाब, कहा सीएजी की रिपोर्ट पुराने समय की बात। गुजरात और राजस्थान में बाढ़ से भीषण तबाही, प्रधानमंत्री ने किया हवाई सर्वेक्षण, युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी। और आइए देखते हैं पहली खबर। देश में किसानों की दुर्दशा और आत्महत्या पर राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा हुई। विपक्ष के ज्यादातर सांसदों ने कहा कि देश में खेती घाटे का सौदा हो चुकी है। हालांकि सरकार ने कहा कि एनडीए सरकार की ओर से किसानों के लिए शुरू की गई योजनाओं का फायदा किसानों को मिल रहा है। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह ने किसानों की बदहाली की तरफ सरकार का ध्यान खींचा। उन्होंने भंडारण की व्यवस्था दुरुस्त करने के अलावा स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की मांग की। दिग्विजय सिंह ने बम्पर पैदावार के बावजूद गेहूं आयात करने को बड़ा घोटाला करार दिया। फूड ग्रेन्स में हमारा जो इंपोर्ट 2014-15 में केवल 134 करोड़ था, वो 16-17 में बढ़कर 9,009 करोड़ हो गया, एंड इंक्रीज ऑफ 6,623%। कांग्रेस के अलावा जेडीयू और डीएमके समेत कई पार्टियों ने सरकार से किसानों की कर्ज माफी की मांग की। Central government is destroying the cooperative sector, which has been helpful to poor farmers to an extent. Demonetization was extremely harmful to the cooperative sector. The banks in Tamil Nadu are threatening the farmers. The reason for the suicide by the farmers in Tamil Nadu is they are treated like criminals. टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने किसानों की आत्महत्या की तरफ ध्यान खींचा। उन्होंने नोटबंदी के चलते किसानों को हुई समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान खींचा। बीएसपी ने किसानों की कम होती आमदनी का मुद्दा उठाया। So we talk about bullet trains, smart cities, Kisan channels, but the life of the farmer is still the same. केंद्र और राज्य की सरकारों की हजारों घोषणाओं के आश्वासनों के बावजूद खेती किसानों की पसंद का पेशा नहीं रहा, बल्कि एक मजबूरी का पेशा बन गया है। खेती की उपेक्षा, किसानों की उपेक्षा निरंतर हुई है। खेती और किसान मंत्रालय का नाम रख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। खेती चर्चा के दौरान खेती में तकनीक और शोध का मुद्दा भी उठा, तो वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचने के लिए सरकार से कदम उठाने की अपील की गई। Why did you allow the foreign players and those who import commodities from foreign countries to import and dump wheat in our country, that ultimately led to the farmers not getting even the MSP, minimum support price? आज इस देश में, और सॉरी टू से कृषि मंत्री जी, पिछले कुछ वर्षों में इस साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च के बारे में थोड़ा हमारा दुर्लक्ष्य रहा है, और इसको आपको कहीं ना कहीं इस परिस्थिति को सुधारना होगा। Limited procurement of food grains by government agencies and failure to provide remunerative price to the farmers. These are key issues. How we can address as a nation, as a government, as a parliament, how we can address these key issues. वहीं सरकार ने कहा कि वो किसानों की बेहतरी के लिए कदम उठा रही है और आने वाले दिनों में इसका लाभ देखने को मिलेगा।
50,000 करोड़ का प्रावधान करके एक इस कृषि सिंचाई योजना का अमल करने का काम किया। 22 योजनाएं कंप्लीट हो गई, आप चाहेंगे तो नाम भी देंगे। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से हर जिला का इरिगेशन प्लान बन रहा है। एनडीए की सहयोगी पार्टियों ने भी किसानों की दुर्दशा पर चिंता जाहिर की। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान नीरजा चौधरी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार। नीरजा, स्वागत है आपका। नीरजा, किसानों पर चर्चा कई बार हुई है, पार्लियामेंट के दोनों ही सदनों में हम सुनते आए हैं। इस बार की चर्चा में किस तरीके से अलग दिख रहा है पहले से, और जो एक बात आती है बार बार कि तमाम सुझावों के बाद किस तरफ सरकार आगे बढ़ती दिख रही है, कैसा लग रहा है अब? देखिए, कई स्टेट्स में एजिटेशन हुआ है ऑपोजिशन द्वारा। महाराष्ट्र ने तो बहुत ही लंबा एक बस भी निकाली, कांग्रेस और एनसीपी ने बहुत 100 से ज़्यादा रैलियां की किसानों में जो पीड़ा है उसको उजागर करने के लिए। मध्य प्रदेश में जब फायरिंग हुई तो फिर भी ऑपोजिशन ने उस चीज़ को उठाया। तो आज जो अच्छी बात लगी, लंबी विस्तार से राज्यसभा में चर्चा हुई, हो हल्ले में नहीं हुआ काम। आउटगोइंग प्रेसिडेंट ये बोले थे ना अपने भाषण में 2 दिन पहले कि सबसे ज़्यादा नुकसान ऑपोजिशन को होता है जब सदन में हो हल्ला होता है, क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता सरकार को आड़े हाथ लेने का। तो आज आड़े हाथ लिया और कई मुद्दे आए, जैसे दिग्विजय सिंह ने कहा लूजिंग प्रोपोजिशन हो गया एग्रीकल्चर, बच्चे किसानों के एग्रीकल्चर में नहीं जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जीडीपी को 20% कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को ध्यान देने की ज़रूरत है, ये काफ़ी अरसे से ये एक ज़रूरत महसूस की गई है। डिमोनेटाइजेशन का जिक्र हुआ, ये तो मालूम ही है कि पैसा नहीं होने से किसानों को लोन लेना पड़ा, हाई रेट पे लेना पड़ा, और प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, डिमांड नहीं थी। और फिर जो शहरों में जिन्होंने अपने छोटा जो एंटरप्रेनर है उसका जॉब लूज हुआ तो वो वापस गांव में गया। तो कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर जो बर्डन था वो बहुत बढ़ गया डिमोनेटाइजेशन की, वो भी सामने बात आई है। तो कई क्रॉप इंश्योरेंस को लेके तो कई चीज़ें, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दिग्विजय सिंह ने बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि 3 महीने पहले डिक्लेयर कर देना चाहिए ताकि किसान डिसाइड करे कि उसको करना है कि नहीं। कुछ दाल का गलट हुआ है महाराष्ट्र में, तो दाल की स्कैम की बात हुई है, वीट की स्कैम की बात हुई है, गेहूं के। तो कुल मिला के काफ़ी मुद्दे आए हैं जो कि बहुत महत्व रखते हैं आज सामने। और सरकार की ओर से जवाब रहा, क्योंकि कई सारी स्कीम्स सरकार ने शुरू की जिनका जिक्र इस डिबेट में सरकार की ओर से आया, ई-नैम को लेकर, इसके अलावा सिंचाई की जो नई योजनाएं हैं, क्रॉप इंश्योरेंस। क्या वाकई जो सरकार कह रही है कि इसका इम्पैक्ट, जो असर है वो धीरे धीरे दिखेगा, फिलहाल एक शुरुआत के तौर पर है और ये तस्वीर को बदल सकता है? देखिए, वो देखने लायक चीज़ होगी किस तरह से वो लागू होती हैं, स्कीम्स किस तक पहुंचती हैं। बट फिलहाल जो एक चीज़ नज़र आ ही रही है, जो एक अनईज है फार्मर्स, किसानों में एक रेस्टिवनेस है जो सामने दिख रही है, उसके बारे में सरकार को कुछ करना पड़े। लंबे अरसे में हो सकता है कि चीज़ें लागू हो के उसका असर हो, लेकिन फिलहाल छोटे अरसे में, क्योंकि सरकारों को लोन वेवर देना पड़ रहा है, इतने बड़ी बड़ी रकम, और जिसका सरकारों को पता नहीं स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा कहाँ से आने वाला है। तो ये एक रियलिटी को उजागर करता है ना कि किसान की व्यथा क्या है आज, तो उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। आई थिंक का जो हमारे देश में एक अहमियत रही है, 65% लोग काम करते हैं, तो इस पे जो ध्यान देना चाहिए था पिछले सालों में, और उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है, यही गवर्नमेंट नहीं, मोदी गवर्नमेंट ने तो कुछ स्कीम्स की हैं अभी, नई स्कीम्स, वो ध्यान नहीं दिया गया, वेटेज वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए। सर्विस सेक्टर को और चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दिया गया है पिछले सालों में। जी नीजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया। और ये थी हमारी पहली खबर। रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं। आज संसद के सेंट्रल हॉल में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें शपथ दिलाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन जाने से पहले राजघाट पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की।
इसके बाद रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां प्रणब मुखर्जी ने उनका स्वागत किया। शपथ ग्रहण समारोह के लिए निवर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उन्हें लेकर संसद भवन पहुंचे। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश J.S. खेहर ने रामनाथ कोविंद को देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ दिलाई। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। इसके बाद राष्ट्रपति के सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी गई। समारोह के बाद नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके नए आवास 10 राजाजी मार्ग छोड़ने गए। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का काफिला राष्ट्रपति भवन पहुंचा, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पंचानन मिश्रा के साथ प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत की विविधता ही उसकी पहचान है। उन्होंने संविधान की मूल भावना के साथ काम करने का भरोसा दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक मुद्दों पर भारत को अपनी बात प्रमुखता से रखनी चाहिए। मुझे भारत के राष्ट्रपति पद का दायित्व सौंपने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पहली बार देश को संबोधित किया। उन्होंने नागरिकों के विश्वास पर खरा उतरने का भरोसा दिलाया। हर चुनौती के बावजूद हमारे देश में संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल मंत्र का पालन किया जाता है और मैं इस मूल मंत्र का सदैव पालन करता रहूंगा। राष्ट्रपति ने कहा कि अलग होने के बावजूद हम एक और एकजुट हैं। उन्होंने प्राचीन और आधुनिक ज्ञान को साथ लेकर चलने पर जोर दिया। 21वीं सदी का भारत ऐसा भारत होगा जो हमारे पुरातन मूल्यों के अनुरूप होने के साथ चौथी औद्योगिक क्रांति को भी विस्तार देगा। इसमें न कोई विरोधाभास है और न ही किसी तरह के विकल्प का प्रश्न उठता है। हमें अपनी परंपरा और प्रौद्योगिकी, प्राचीन भारत के ज्ञान और समकालीन भारत के विज्ञान को साथ लेकर चलना है। राष्ट्रपति ने शिक्षित, नैतिक और समान अवसर देने वाला समाज बनाने पर जोर दिया। उन्होंने वैश्विक मुद्दों पर भारत की नेतृत्वकारी भूमिका की बात कही। कृति मिश्रा के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि देश की रक्षा के लिए सेना के पास पर्याप्त हथियार और गोला बारूद मौजूद है। वो रक्षा तैयारियों पर CAG की ओर से पेश रिपोर्ट पर राज्यसभा में विपक्ष की चिंता का जवाब दे रहे थे। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने रक्षा तैयारियों को लेकर राज्यसभा में विपक्षी सांसदों की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सेना देश की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। उनके पास पर्याप्त गोला बारूद और हथियार हैं। जेटली ने कहा कि कैग की रिपोर्ट में गोला बारूद की कमी का जो जिक्र है वो एक खास समय की बात है। उसके बाद इसमें काफी सुधार हुआ है। The report has reference in relation to a particular point of time. Thereafter, procedures have been simplified, powers have been decentralized, and the armed forces are reasonably and sufficiently equipped. Let me assure this House. हालांकि विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। कांग्रेस के आनंद शर्मा ने पूछा कि हथियार खरीद प्रक्रिया को कब सरल किया गया। That when was this procedure simplified? It was only 10 days
before, when the Vice Chief of the Army, a committee has been set up, and the government has now taken a decision to go for emergency ammunition purchases and इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने सेना के पास गोला बारूद की कमी से जुड़ी CAG रिपोर्ट पर चिंता जताई। चीन और पाकिस्तान दोनों क्या कर रहे हैं सब जानते हैं, फिर क्या वजह है कि हमारे पास इतना आर्म्स और एम्यूनिशन नहीं है कि हम 10 दिन से भी ज़्यादा लड़ सकें। लेकिन देश को बचाने के लिए आप लोग इस मामले में कोई लाएतलाली न बरतें। संसद में पेश CAG रिपोर्ट में कहा गया है कि सेना के पास केवल 10 दिन के युद्ध के लिए गोला बारूद है, जबकि ये कम से कम 20 दिन की अवधि के लिए रिजर्व होना चाहिए। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा किया। राजस्थान में भी भारी बारिश के चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है और जोधपुर में आज स्कूल भी बंद रहे। तैरती गाड़ियां, डूबते मकान और जिंदगी तलाशते लोग। तस्वीरें देखकर बाढ़ और बारिश के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का हवाई दौरा कर बाढ़ पीड़ित इलाकों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने उन्हें हालात की जानकारी दी। गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश से बनासकांठा और पाटन जिलों में आई बाढ़ से राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राहत और बचाव कामों के लिए सेना, वायुसेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को बुलाया गया है। वायुसेना ने बाढ़ में फंसे 113 लोगों को सुरक्षित निकाला। राजस्थान में जालौर, पाली, सिरोही, जोधपुर और बाड़मेर समेत कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जालौर और सिरोही में 2000 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। भारी बारिश के चलते बाड़मेर और गुजरात के बीच सड़क संपर्क टूट गया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बाढ़ पीड़ित जिलों के मंत्रियों और अधिकारियों को राहत कार्य की निगरानी के निर्देश दिए। जोधपुर में मंगलवार को स्कूल बंद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आजाद हिंद फौज और रेड फोर्ट ट्रायल पर बनी फिल्म रागदेश की स्टार कास्ट आज फरीदाबाद के मानव रचना विश्वविद्यालय पहुंची। फिल्म का प्रचार करने पहुंचे सितारों ने छात्रों के साथ अपने यादगार पल साझा किए। राज्यसभा टीवी की पहली फिल्म रागदेश के सितारे कुणाल कपूर, मोहित मारवा मंगलवार को फरीदाबाद के मानव रचना विश्वविद्यालय पहुंचे। फिल्म के अभिनेता छात्रों से कुछ इस तरह रूबरू हुए। Nowadays I'm not sure what patriotism means. It's become very sort of ambiguous term. So what does patriotism mean to you guys? Does anyone have an answer? Just three people who can, randomly just give their version of what patriotism is like. Because you guys raise your hands when we ask, are you guys, जब देशभक्त कौन है, सबने हाथ खड़े किए थे। अब मतलब तो बताना पड़ेगा। What patriotism exactly means to me is, if I can't do anything for the country, at least I can respect who are at the border. And obviously it's not about Facebook post all the time, but definitely we can do something so that we can help the army in funds maybe, and we can also increase our defense. Alright, thank you, thanks Chavi. फिल्म के निर्माता और राज्यसभा टीवी के CEO गुरदीप सिंह सप्पल के अलावा एंकर और फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस देने वाली अमृता राय ने भी छात्रों के फिल्म से जुड़े सवालों के जवाब दिए। बहुत कम लोगों को पता है कि पहला कंट्री था इंडिया जहां हर एक को, अमीर, गरीब, औरत, आदमी, हर एक को बराबर का राइट मिला। वी वर द फर्स्ट वन, एंड आई डोंट नो इफ एनीबडी इन दिस हॉल realizes this, that we were the first one in the world to have equal rights for everybody. इस फिल्म के जरिए आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या थे इसको जान सकेंगे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ आजाद हिंद फौज या INA तक सीमित नहीं थे। उनकी मौत के ऊपर जो मनोहर कहानियां टाइप, जिसको तिमांशु धूलिया ने कहा कि उनकी मौत के रहस्य को एक मनोहर कहानियां की तरह बनाकर पेश किया गया है, उससे बाहर देखने की जरूरत है। रागदेश फिल्म 28 जुलाई को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।